एवरीवन, मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और मैं आप तमाम दर्शकों और फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो हर बार हम एक नए विषय के साथ आते हैं जो विषय कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा है, उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। और आज का जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कई दिनों से। जिस तरह से हमारे देश में इनफर्टिलिटी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उस बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठ रहा है कि क्या उम्र अधिक होने के कारण ये समस्या बढ़ती जा रही है और सही उम्र क्या है प्रेग्नेंट होने के लिए एक महिला के लिए, राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर रुचिका अग्रवाल। उनसे हम जानेंगे कि क्या सही उम्र है प्रेगनेंसी के लिए, एक महिला के लिए गर्भधारण करने के लिए, और क्या वाकई ये जो एज है वो मैटर करता है। अगर मैटर करता है तो क्यों मैटर करता है। डॉक्टर रुचिका, एक बार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर, जैसा कि आज का हमारा विषय है राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट फॉर प्रेगनेंसी, तो इसमें सबसे पहला जो सवाल आता है कि क्या वाकई एक उम्र होती है जो प्रेगनेंसी के लिए सही मानी जाती है। um, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट, मैं उस तरह से फ्रेम नहीं करूंगी इस क्वेश्चन को, बिकॉज हर किसी का एक नजरिया अलग रहता है, हर किसी का एक अप्रोच। हाँ जी। तो हर किसी का एक अप्रोच अलग रहता है, सो वी कैन नॉट सर्टेनली डिफाइन कि एक राइट एज होती है। बट अगर मैं फिजियोलॉजिकली और बायोलॉजिकली कहूँ तो एक एज रहती है बॉडी की जिसमें एक सर्टेन पैरामीटर्स रहते हैं विच हेल्प्स यू टू गेट कंसीव फास्टर। एंड फर्टिलिटी, एक फर्टाइल पीरियड रहता है, प्राइम फर्टिलिटी जिसको कहते हैं। सो उसमें कंसीविंग बहुत ईजी रहती है। ऑल्सो द रिस्क ऑफ डिलीवरी एज वेल एज इंट्रापार्टम पोस्टपार्टम, ये सारे बहुत कम रहते हैं। So that is why when we talk about right age to get pregnant, if I say कि teens to late 20s तक it will be a perfect age to get pregnant. Post that 30 के बाद problems आती हैं to the mother, to the child in totality, and that leads to a lot of risks जो कि बाद में delivery में problem करती है. So yes. और प्रेगनेंसी के लिए ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो, ये कितना मैटर करता है। जैसे कि फीमेल से ओवेरियन रिजर्व जुड़ा है, मेल से स्पर्म की हाँ जी। क्वालिटी और क्वांटिटी जुड़ी हुई है, तो इसे आप थोड़ा एक्सप्लेन करके हमें बताएं। जी बिल्कुल। When we're talking about मेल और फीमेल की क्वालिटी एंड द रिप्रोडक्टिव फेज, मेल और फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत 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 जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एज और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस और एनी इनफर्टिलिटी इन द प्रीवियस सेक्टर, अगर वो सारी चीज को अगर ले तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेल में स्पर्म काउंट जो है वो एक सर्टेन एज के बाद डिक्लाइन करने लगता है। लेट्स से अराउंड 40 के एज के बाद वो डिक्लाइन करने लगता है। ऑल्सो स्पर्म वॉल्यूम, स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग कि वो जाके एग को पेनिट्रेट करता है। एंड ऑल्सो द egg has to the sperm has to live at a certain degree जिसपे एक sperm survive करता है। उसके बाद भी sperm has to travel all the way to the cervix and posterior fornix पे जाके जब वो egg से meet करता है in the ampulla of the fallopian tube, तभी pregnancy हो पाती है। So also the egg has to be very very fertile and बहुत healthy होना होता है। Along with that, the sperm has to have a right motility and the right count to go and penetrate the egg at the right moment in the right environment to for the fertilization to take place. ओके। और जी जैसा कि आपने भी कहा कि मतलब राइट एज की जो प्रेगनेंसी है वो एक कपल पे ही डिपेंड करना चाहिए, जब वो पूरी तरह से मेंटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो और साथ ही साथ हाँ जी। फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हो सके, तब वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आखिर जैसा कि आपने भी बताया कि जो सही उम्र होती है, अगर 30 से पहले, अधिकतर डॉक्टर कहते हैं कि एक बच्चा अगर पैदा कर लिया जाए तो वो अच्छी बात होती है। आखिर इसके जी पीछे क्या रीजन दिया जाता है। जी, अगर मैं आपको ये बोलूं कि टीन्स, जो एक टीन है, टीन्स एक्चुअली
परफेक्ट एज टू गेट प्रेग्नेंट, बट देन मेंटल मेच्योरिटी नहीं रहती है, बिकॉज उस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत फर्टाइल रहती है, यू कैन गेट कंसीव वेरी 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 इजीली, बट वी डू नॉट recommend them to get pregnant at age of 14 or 15, because the female is not psychologically prepared to take care of a baby at that point of time. But when I talk about physical health, see, so late 20 mid 20s to 20s 29 pe usually people are settled down with their careers, most of them, I'm talking about a general population, so most of them are settled down with their careers, getting married. So उस time पे अगर आप करें तो आपकी fertility rate भी high रहती है, along with that you're psychologically and mentally prepared to bring another children into the world, so you know you can take care of another human being. So उस time पे इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 25 to 30 के रेंज में जो एक लेट 20s का रेंज होता है, वो एक अधिक टोटल रूप से देखें दैट इज वेरी गुड फॉर कंसीविंग और प्लानिंग फॉर अ बेबी, फाइनेंशियली, socially, mentally, physiologically, everything. But also 29, ये नहीं कहती कि उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती. Many females or many couples are actually coming with infertile issues आज के sedentary lifestyles के हिसाब से. So you know, all infertility is something that can happen to any couple at any age, and we've seen a very elder age couples, like you know late 30s or 40s में भी लोगों conceive करते हुए and delivering a very healthy baby. So to sum it up, you know, fertility and conceiving are like it goes hand in hand along with the age and along with the body. So एक healthy lifestyle के साथ साथ एक generalized idea, एक counseling बहुत जरूरी है to figure out कि आपको क्या चाहिए at a certain age. और हम लोग 25 to 30 के बीच में ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन सब ये age में particularly सारे parameters somehow click together, and they're very you know, mentally, socially, physiologically, financially very much stable to take care of another human being. So that is why it's advised कि आप almost before 30 आप plan कर ले एक baby. क्या वाकई क्योंकि ऐसा मैंने भी कहीं पढ़ा है कि 30 से पहले जो है वो कंसीव करना बहुत ज्यादा इजी होता है अगर हम कंपेयर करें 30 प्लस या आफ्टर 35. क्या हाँ जी, फैक्ट है? जी, ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ये नहीं, मैं अभी भी ये नहीं कह रही कि 35 के बाद आप कंसीव क्या नहीं कर पाएंगे या डिलीवरी नहीं होगी, बट ऐसा होता है कि पोस्ट 35 आपकी एग की काउंट जो है, फॉलिकल्स जो है एट बर्थ, दैट्स अराउंड 1 to 2 million. ओके, एट एज ऑफ 35 to 37 इट डिक्रीजेस ऑलमोस्ट टू 25,000. लाइक दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस, बहुत ज्यादा कम हो जाता है. ऑल्सो आफ्टर द एज ऑफ 35 आपकी एग्स की जो क्वालिटी है दैट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, सो यू हैव लॉट ऑफ क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज जो एग्स में आने शुरू होते हैं. तो कार्डियोटाइपिंग जो है, क्रोमोसोमल कार्डियोटाइपिंग उसमें इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपकी बेबी में बर्थ डिफेक्ट्स आ सकते हैं एंड आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है. दैट इज वन रीजन. ऑल्सो व्हेन वी कंसिडर दैट मेल फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पोस्ट 38 to 40 मेल स्पर्म काउंट भी बहुत कम होता है, एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द स्पर्म डिक्रीजेस. एंड जितना आपका मेल फीमेल का रीजन है फॉर मिसकैरेजेस टू हैपन और फॉर बर्थ डिफेक्ट्स, उतना ही मेल इनफर्टिलिटी भी उतना ही फैक्टर इसमें एड ऑन होता है. So you know, the quality of sperm as well as the quality of egg starts declining from age of 35, and that becomes a huge problem for later to the mother to deliver, as well as for the risk of the baby's life. So you know, you have to be very careful when you're planning a pregnancy, and proper counseling is as well very much needed to take care of it. और बिल्कुल ये हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसा हर एक मामले में नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में स्थिति उत्पन्न हो सकती है. और जैसा कि आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के जो केसेस है वो भी देखे जाते हैं. और एक जो मैंने भी पढ़ा था कि मिसकैरेज की भी जो रिस्क होता है वो भी इससे एसोसिएटेड रहता है एज से. जी, बिल्कुल, बिल्कुल. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि 35 के बाद जो है आपकी एग्स की काउंट तो कम होती ही है, ठीक है. देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इन द एग काउंट. फॉलिकल्स जो ओवेरियन रिजर्व जो आप बता रहे थे, ओवेरियन रिजर्व भी कम होता है. सो एफएसएच जो आपका एफएसएच एलएच जो है, उन सब की मात्रा जो एक एक्टिविटी रहती है वो कम होती है. अलॉन्ग विद दैट यूट्राइन मसल्स जो है दैट बिकम्स लैक्स एज द एज एडवांसेस. तो जैसे एज बढ़ते गया आपका एज यूट्राइन मसल्स स्टार्ट गेटिंग लैक्स, एंड देन आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है यूट्राइन मसल्स का दैट बिकम्स वेरी वीक. सो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ मिसकैरेजेस that can happen with increasing age.
also progesterone जो एक hormone है that actually maintains your pregnancy state in the body. So even that progesterone signaling जो है वो कम हो जाती है as your age advances post 35 37. So because of that जो pregnancy conceive हो भी गई है वो carry forward नहीं हो पाती है. So you have early trimester pregnancies या first या second trimester में recurrent pregnancy losses होने लगते हैं. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आई लाइक टू ऐड कि साथ में आपके मैंने क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज की बात करी है सिंस एक्स में क्रोमोसोमल कार्योटाइपिंग चेंज होता है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें लॉट ऑफ कार्डियक एबनॉर्मलिटीज होना शुरू हो जाते हैं बर्थ डिफेक्ट होते हैं लॉट ऑफ चिल्ड्रन कम विद डाउन सिंड्रोम्स तो उन सब में फिर अर्ली मिसकैरेजेस आर वेरी कॉमन सो ये सारे फैक्टर्स जो है ये सब मिसकैरेजेस की तरफ लीड करते हैं सो यस लेट प्रेगनेंसी आर अ वेरी हाई रीजन की मिसकैरेजेस होते हैं बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बताया कि उम्र के साथ जो है यूट्रस की जो बेबी को कैरी करने की जो क्षमता है वो एक तरह से कमजोर होते जाती है और शायद हाँ यही जी एक वजह है। और अगर नॉर्मल डिलीवरी की बात करें तो क्या बढ़ती उम्र के साथ सी सेक्शन डिलीवरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं? क्या ये भी एक फैक्ट है या ये जस्ट मिथ है? नहीं जी इस पे मैं जरूर देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टडीज रिगार्डिंग दिस सी अब इसमें आई कैन एक्चुअली पुट फॉर्थ दिस वे कि सिंस आपकी जो बढ़ती एज होती है उसके साथ आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है which are related to your delivery as well as your pregnancy वो बहुत हाई होती है तो that itself calls as a high risk pregnancy so post 35 when you're talking about first baby that is called elderly primary gravida first time अगर एक बहुत एज की लेडी कंसीव करती है एल्डरली प्राइमरी ग्रेविटा कहते हैं उसके साथ बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स जुड़ते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी एज वेल एज प्रायर टू डिलीवरी आई वुड लाइक टू एड ऑन सम लाइक डायबिटीज हो गया हाइपरटेंशन हो गया प्री मेच्योरिटी हो गई लो बर्थ वेट हो गया प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई ये सारी चीजें जो है ये एंड कार्डियक अबनॉर्मलिटीज एज वेल तो ये सारे आपके सी सेक्शन की तरफ हमें इशारा करते हैं बिकॉज वी डू नॉट वांट टू टेक रिस्क ऑफ डिलीवरिंग अ बेबी वाया नॉर्मल डिलीवरी बिकॉज उसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है फीमेल कैन ब्लीड प्रोफ्यूजली पीपीएच हो सकता है वाइल डिलीवरिंग सो वी रादर टेक अप एंड एक प्रीशियस प्रेगनेंसी भी हो जाती है बिकॉज 35 के बाद अगर आप जब कंसीव करते हो तो यू वांट दैट बेबी टू लिव यू कैन नॉट टेक रिस्क विद दैट बेबी कि अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम हो गई ड्यूरिंग द डिलीवरी टू द मदर और टू द चाइल्ड यू कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सो दैट इज द रीजन लॉट ऑफ सिनारियो सजेस्ट कि हमें सी सेक्शन की तरफ जाना चाहिए बट ये नहीं जरूरी है कि सिर्फ सी सेक्शन से ही डिलीवरी होती है नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी संभव है बट उसमें काफी रिस्क रहते हैं बट अगर रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया जाए ड्यूरिंग द एंटायर प्रेगनेंसी एंड एवरीथिंग इज टू बी केप्ट इन चेक देन वी कैन टोटली ट्राई फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी एंड इट कैन हैपन इट इज नॉट लाइक आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा और एज क्या इसलिए भी मैटर करता है कि क्योंकि जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हाँ जी आसपास पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो इस वजह से ये भी देखा जा रहा है कि आजकल जो महिलाओं का जो ये मेनोपॉज है वो बहुत जल्दी भी हो जा रहा है जो प्री मेनोपॉज की समस्या देखी जा रही है तो क्या इस वजह से भी क्या एक उम्र तक आते आते एक महिला को कंसीव कर लेना चाहिए ये जरूरी है? जी मेनोपॉज जो है दैट इज सी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बोलते हो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस बट आल्सो द एज ऑफ मेनार्क एंड हाउ द फीमेल हैज गॉन थ्रू द एंटायर मेंस्ट्रुअल एज उस पे बहुत मैटर करता है अगर उनका एज ऑफ मिनार जो फर्स्ट टाइम उनके पीरियड्स हुए हैं अगर वो बहुत अर्ली है तो दे टेंड टू गेट मेनोपॉज आल्सो अर्ली ऑल्सो आजकल का मेनोपॉज का जो एक टाइम फ्रेम रहता है दैट इज 8 to 10 years और यूजुअली अराउंड 4 years में मेनोपॉज कंप्लीट हो जाता है बट अराउंड 8 to 10 years फीमेल फेसेस ऑल दोज प्रॉब्लम्स ऑफ हॉट फ्लशेस एंड एग डिक्लाइन एंड ऑल ऑफ दैट सो यूजुअली 35 to 40 38 जब हम बोले 40 के अराउंड में फीमेल स्टार्ट्स हैविंग मेनोपॉज दैट इज अ नॉर्मल साइकिल ओके इट इज नॉट हाँ बट देन अगर आप 42 पे भी मेनोपॉज करते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड एज फॉर इंडिया इज अराउंड 47 years अगर आप 45 या 42 पे भी मेनोपॉज अटेंड करते हैं इट इज कम्प्लीटली फाइन तो ओके। आप उस सिनेरियो में when you cannot wait until 40 or 38 to get pregnant so obviously then you can go for other artificial reproductive techniques वगैरह आप जा सकते हो प्री आप प्लान कर सकते हो उन सब चीजों के लिए बट yes of course मेनोपॉज जल्दी आप जो बोल रहे हो वैसा ऐसा कुछ नहीं है मेनोपॉज एक सर्टेन बॉडीली रिएक्शन या जो भी मतलब आपके एक जनरल मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से होता है सो दैट इज फाइन
और क्या जिस तरह से एक महिला के लिए उम्र बहुत आवश्यक है माँ बनने के लिए, क्या उसी तरह से एक पुरुष के लिए भी ये जरूरी है एक उम्र, कि इस उम्र तक उन्हें फादर बन जाना चाहिए? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी ये चीज़ कही एंड अभी भी मैं ये कह रही हूँ कि मेल एंड फीमेल दोनों के हेल्थ एंड एग्स एंड स्पर्म इज़ वेरी, वेरी, वेरी क्रूशियल व्हेन वी टॉक अबाउट कंसीविंग. इट इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन बिकॉज़ व्हेन 2 एक एग और एक स्पर्म मीट करते हैं तभी ही आपकी कंसीविंग या प्रेगनेंसी होती है. सो ऑब्वियसली एज़ द मेल एज एडवांसेस इट इज़ सेड दैट आपकी 40 या 38 टू 40 के अराउंड में आपकी स्पर्म काउंट काफी लो हो जाती है, लेस देन 5 मिलियन और सो. एंड देन उसके साथ साथ आपकी स्पर्म की मोटिलिटी जो है वो कम होती है, स्पर्म का जो एक जनरल वॉल्यूम रहता है वो कम रहता है, स्पर्म का जो एक जनरल स्ट्रक्चर रहता है दैट स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग. सो ऑल ऑफ दिस जो है वो आपके स्पर्म काउंट को बहुत प्रॉब्लमेटिक करता है एंड दैट इज वाई स्पर्म इतना हेल्दी नहीं रहता है टू गो अप. सी आई टेल टू एक्सप्लेन दिस, मैं फिजियोलॉजिकली आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगी that when the coitus happens, जब sperm has to travel, sperm has to be very fast. उस sperm की मोटिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज इसको अपवर्ड डिसेंड करना होता है टू द फेलोपियन ट्यूब. एंड सर्वाइकल म्यूकस एंड सर्विक्स इस तरह से होता है, सो डाउन वो अपवर्ड एंड वो मूवमेंट फॉरवर्ड मूवमेंट के हिसाब से वो स्पर्म को ऊपर लेके जाता है. तो स्पर्म की मोटिलिटी अलोंग विद दैट सर्वाइकल म्यूकस जो है जिसको हेल्प करता है ऊपर जाने में, दैट has to be very accurate for the fertilization take place in the ampulla. वो fallopian tube के ampulla में जाके जहाँ पे zygote formation होता है. That is one. Secondly, आपका जो cervical ये sperm के बारे में हम बात कर रहे थे, तो sperm जो है आपका जो आफ्टर 40 या 38 के बाद आपकी जो स्पर्म की जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है वो एग्जैक्टली एज द वे आपकी जो एग्स में होती है, एग्जैक्टली जेनेटिक अबनॉर्मलिटी आनी शुरू होती है जिसकी वजह से आपकी गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते एंड दैट इज व्हाई मिसकैरेजेस स्टार्ट टू हैपन. So, so all of this will take into consideration. Of course, male is also very, very, very important role. So male का sperm count as well as the female का egg count is very important for the fertility to take place. ओके। और अगर हम देखें कि अगर कोई कपल लेट प्रेगनेंसी की प्लानिंग करता है और करने जा रहा है, जी. तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सी लेट प्रेगनेंसी आपके हिसाब के अनुसार आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो. सो व्हेन यू आर सेटल डाउन एंड यू फाइनेंशियली या स्टेबल, आपकी करियर के स्टेज पे आप जाते हो, देन यू आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो आप किस एज में प्लान कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है. देन वी सेकेंडली आपका एक लाइफस्टाइल, एक जनरल लाइफस्टाइल, आपका एक डाइट जो बहुत मैटर करता है. इसमें आई वुड लाइक टू से कि काफी लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबीस हैं, सो उनको वेट पे बहुत ध्यान देना होता है. वेट, हाइट, बीएमआई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अलोंग विद दैट अदर फैक्टर्स दैट कम इनटू प्ले इज स्ट्रेस. आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको स्ट्रेस लेवल बहुत कम रखना है. अलोंग विद दैट बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपका कैफीन इंटेक हैज अलोंग विद द नॉर्मल फूड, प्रॉपर फूड दैट यू टेकिंग विद लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोग्रीन्स, अलोंग विद दैट आपको कैफीन का इंटेक बहुत कम करना है. और स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर रखता है इनफर्टिलिटी में. तो आपको वो चीज कम करनी है, स्मोकिंग एकदम स्टॉप करना है, अल्कोहल एकदम कम करना है. अलोंग विद दैट आपका एक जो नॉर्मल ओव्यूलेशन साइकिल जो है, यू हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ द ओव्यूलेशन साइकिल. ठीक है, आप ट्रैक कर सकते हो फोन पे या फिर आप ओव्यूलेशन टेस्ट करा सकते हो. ओव्यूलेशन किट आती है आप मार्केट में, तो आप वो कर सकते हो. एक हेल्दी वेट जो है वो बहुत मैटर करता है. सो रेगुलरली एक कार्डियो जो 45 मिनट्स का एक कार्डियो या मॉडरेट एक्सरसाइज जो है रेगुलर तौर पे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आपका क्वाइटस जो है कि हफ्ते में 2 से 3 बार. And also at what particular time are you making a relationship with your partner. So at the ovulation time, जब आपका प्राइम फर्टाइल पीरियड रहता है उस टाइम पे, करेक्ट, उस टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप करें, देन यू हैव अ हायर चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट. सो आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करके उस टाइम पे आप अगर ट्राई करें. And also, next thing I would like to put forth is that ovulation predictor किट जो है प्लीज आप लोग लाए. एंड ये सब सारी चीजें और काउंसलिंग जो है, जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें तो आप प्लीज जाके काउंसलर से मिले और अपने सारे प्रॉब्लम्स को इन चेक रखें. ऑल्सो वन थिंग आई लाइक टू से कि अगर आप कोई कॉन्ट्रोसेप्टिव पे है
तो आप कॉन्ट्रासेप्शन आपको स्टॉप करके आपको कितने टाइम, नॉर्मली अगर आप ओसी पिल्स ले रहे हैं जो ओरल कंबाइंड पिल्स रहते हैं, अगर आप उनमें हैं तो यूजुअली टेक्स अराउंड 2 to 3 months फॉर योर साइकिल्स टू रीगेन, एंड समटाइम्स वो साइकिल रीगेन करने में थोड़ा वक्त लगता है, एंड हो सकता है उस बीच में आप अगर ट्राई कर रहे हो तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी रहते हैं. सो यू नो यू हैव टू बी श्योर आप कॉन्ट्रासेप्शन स्टॉप करके एंड देन उस हिसाब से आप प्रेगनेंसी प्लान करें. ओके और इसमें अगर मैं एएमएच की बात करूं, एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट की अगर मैं बात करूं, तो इससे क्या फायदा मिल सकता है? क्योंकि इससे ओवेरियन रिजर्व के बारे में पता चल सकता है और जी. आगे आप कब तक प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं ये भी पता चल सकता है। नहीं, प्रेगनेंसी कब तक आपकी एंटी मुलेरियन हार्मोन इज एक्चुअली आपकी जो फॉलिकल काउंट रहती है, या एफएच एलएच ये सारे हार्मोन्स जो है आपकी जो फॉलिकल काउंट रहते हैं उसका एक आइडिया देता है. सो यूजुअली मोर देन एंटी मुलेरियन हार्मोन इज एक्चुअली टू डिटेक्ट मोर लाइक आपकी फर्टिलाइजेशन फॉलिकुलर स्टडी कैसी है, एंड पोस्ट दैट आप इससे आप फॉलो अप कर सकते हो रेगुलर फॉलिकुलर स्टडी करके. हर वीक अगर आप अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल स्टडी करते हो, एमएच इज अ वन टाइम थिंग जिसमें आपको एफएसएच और एलएच की वैल्यू पता चलती है, जिसके हिसाब से आप देख सकते हो कि हाँ प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी है या नहीं. अगर फॉलिकल काउंट अच्छी है देन पोस्ट दैट यू कैन गो फॉर रेगुलर फॉलिकुलर स्टडी. रेगुलर अल्ट्रासाउंड आप हर वीक अल्ट्रासाउंड करते हो तो उससे हिसाब से आपके फॉलिकल्स जो है, मेजर जो फॉलिकल है ग्राफिन फॉलिकल जिसको कहते हैं, दैट एक्चुअली बिकम्स द मेन एग एंड कम्स एंड फर्टिलाइजेस. सो उसकी मेच्योरिटी जो है उसको देखने के लिए आप लाके एंड देन यू कैन प्लान योर फर्टिलाइजेशन अकॉर्डिंगली. So that you have to be in touch with your gynac. और जैसा कि आपने पहले बताया कि जैसे यूट्रस जो है वो एज के साथ कहीं ना कहीं वीक होने लगता है, तो क्या जी. फेलोपियन ट्यूब से भी जुड़ा कोई फैक्ट है कि क्या उम्र के साथ फेलोपियन ट्यूब के ब्लॉक होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं? See, tubal blockage is something which is one of the most leading causes of infertility. अगर pregnancy conceive करने के लिए या वो block यूनिलैटरल और बाइलैटरल दोनों ब्लॉक हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल भी ब्लॉक हो सकते हैं, या फिर कोई और रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो ब्लॉक होती है. यूजुअली हम लोग ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करके देखते हैं तो कॉजेज मल्टीपल है, काफी अननोन ओरिजिन भी है, काफी बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन मल्टीपल लाइक रिकरेंट पीआईडी हुआ या टीबी हुआ जिसकी वजह से आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकती है. एज लीडिंग एज जो आप बोल रहे हो उससे ट्यूबल ब्लॉकेज एज सच नहीं होती, बट हाँ ऑब्वियसली द जनरलाइज आइडिया ऑफ यूट्रस ऑब्वियसली वो सारी वीक होने की वजह से फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, बट एज एज एडवांसेस देयर इज नो एविडेंस कि ट्यूबल ब्लॉकेज होता है. But then chances है that you might have other issues, like I said you recurrent infections, pelvic inflammatory disorders हो सकते हैं आपको, या फिर आपको टीबी हो सकती है, या अगर एक महिला चाह रही है कि उसे अब 35 के बाद ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी है, तो क्या ऑप्शंस भी अवेलेबल है? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एग फ्रीजिंग बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंडिया में फिलहाल। एग फ्रीजिंग हो या एम्ब्रो फ्रीजिंग हो, तो इससे कितना फायदा मिलता है? obviously these are called the artificial reproductive techniques, okay, and this is actually a boon for the people who are planning for a late pregnancy or people who are planning to conceive late. See, because every time हर कोई अपने उसी एज में प्लान नहीं कर सकता, हर किसी के अपने अपने अप्रोच रहते हैं. जी, तो दिस इज एक्चुअली अ बून. एंड आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक की हम बात करें तो द मोस्ट ऑफ द कॉमन इज योर आईयूआई, जो एक बहुत बेसिक सा है. हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं, ठीक है, वी इंड्यूस द फीमेल. उसमें हम लोग एग्स रिलीज करने के लिए, ओव्यूलेट कराने के लिए फीमेल को पहले हम लोग कुछ प्रोसीजर करते हैं. वी गिव सम मेडिकेशंस एंड पोस्ट दैट वी कैन डू एन आईयूआई, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जिसको बोलते हैं. सो यूट्रस में विल पुट द स्पर्म एंड देन दैट ट्रैवल्स अप एंड देन वहां पे जाके स्पर्म पेनिट्रेट करके फर्टिलाइज करता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आईयूआई. उसके हम कुछ साइकिल्स ट्राई कर सकते हैं इफ द फीमेल इज नॉट कंसीविंग. बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एआरटी, एआरटी के एक सर्टेन इंडिकेशंस है जो हर हर फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस सब कुछ फेल हो गया. वी हैव ट्राइड. एंड इनफर्टिलिटी का अगर हम डायग्नोसिस बनाते हैं, सो यूजुअली इफ अ फीमेल इज अ कपल इज हैविंग अ intercourse like without, they're having an intercourse of 1 year uninterrupted, 1 year of intercourse without any use of contraceptive, तभी हम उसको infertility का title दे सकते हैं. So post that when we are trying for
फर्टिलिटी, जब हम फर्टिलिटी के लिए बात करते हैं तो आईयूआई कम्स फर्स्ट. अगर आईयूआई फेल होता है 3-4 बार आफ्टर ओव्यूलेशन इंडक्शन, देन वी कैन गो फॉर विथ आईवीएफ, जिसको हम बहुत कॉमनली आजकल हर किसी के मुंह पे या आईवीएफ जो है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम विल फर्टिलाइज द एग एंड द स्पर्म आउटसाइड एंड देन उसके बाद हम उसको प्लांट इम्प्लांट करते हैं फीमेल की यूट्रस में. बट ऑल्सो फॉर द फैक्ट, ये चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना कि जो यूट्रस है दैट शुड बी वेरी गुड फॉर द बेबी टू प्लांट. सी हेल्दी होना होगा यूट्रस को फॉर द बेबी टू कंसीव द बेबी. अगर हम बाहर जाइगोट फॉर्म करके भी फीमेल की यूट्रस में डालें तो ये जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो. सो हो सकता है आईवीएफ के भी फ्यू ट्राइज लगे, बिकॉज यूट्रस को एक सराउंडिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है फॉर द बेबी टू डेवलप. यूट्रस हैज टू बी वेरी हेल्दी. ऑल्सो उसमें अभी बहुत सारे और टेक्निक्स भी आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग. तो एग एक फ्रीजिंग ऑफ, हाँ जी, तो एग फ्रीजिंग जो है ये बहुत बहुत अभी इन इंडिया में बहुत चल रहा है. एंड दिस एक्चुअली इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग. अगर फीमेल्स को लेट प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो ऑब्वियसली दे कैन प्लान द प्रेगनेंसी लेटर बाय फ्रीजिंग देयर एग्स. एक सर्टेन प्राइम एज पे जो है, यूजुअली एट मिड 20s में जो है उन लोग एग फ्रीज कर सकते हैं अपना. एंड देन लेटर वेन एवर, एंड वो एग कुछ टाइम तक रखा जाता है, एंड देन उसके बाद वेन एवर दे वॉन्ट टू गेट प्रेगनेंट दे कैन यूज देयर स्पाउसेज स्पर्म और अ डोनर स्पर्म टू गेट प्रेगनेंट. एंड यूजुअली ये 6 months to 12 months के लिए वहां पे रखा जाता है, एंड उस पे HIV टेस्टिंग वगैरह होती है, सो दैट दे हैव नो HIV और कोई अदर प्रॉब्लम्स नहीं हो. एंड देन दैट egg or the sperm is rendered healthy, and उसके बाद हम लोग whenever the female or the male wants, the couple wants to conceive, that can obviously happen. That is a very good technique. Also, आजकल मीसा पीसा करके there are other techniques as well. Okay, microsurgically epididymal sperm aspiration वगैरह भी कर सकते हैं. So वो sperm aspirate करने के बाद आप directly in the fallopian tube or the uterus में आप उसको implant कर सकते हो, and that can help with the fertilization. तो ये सारी techniques है. या और अगर समवन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी और थायराइड, तो क्या उसके साथ जी, अधिक उम्र होने पर ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है कंसीव करने में? सी पीसीओडी हमने पिछली बारी बात करी थी. या सो पीसीओडी, हाँ, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर इज इटसेल्फ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज उसमें एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होती हैं. या सो ओव्यूलेशन जो है, एग रिलीज नहीं हो पाती है या इमेच्योर एग रिलीज होती है, जो कि इट इज नॉट गुड फॉर फर्टिलिटी. सो इवन अगर आपकी स्पर्म्स अच्छी हैं, बट अगर आपको पीसीओडी है, सो आपकी या तो साइकिल्स में एग ही रिलीज नहीं हुई, आपके पीरियड्स हुए बट आपको एग ही नहीं रिलीज हुआ. सी द मेजर फैक्टर फॉर फर्टिलाइजेशन इज द एग. सो आपकी एग रिलीज नहीं हुई, आपकी एग मच्योर नहीं है टू इनफ फॉर द फर्टिलाइजेशन, सो दैट विल ऑब्वियसली लीड टू इनफर्टिलिटी. ठीक है. सो अगर पीसीओडी की बात करें हम इसमें, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी कंसीविंग बहुत 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 डिफिकल्ट होती है पीसीओडी में. या अ, जी. सो हाँ जी, तो पीसीओडी वाली फीमेल्स को एज द एज एडवांसेस वो और प्रॉब्लमैटिक होती है. पीसीओडी अर्ली जब डिटेक्ट करते हैं हम, तो पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि क्या प्रॉब्लम है, अंडरलाइंग कॉज क्या है पीसीओडी का, बी इट थायराइड और बी इट द वेट मैनेजमेंट और डाइट और जो भी है, उन सब से हम पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं. बस एट द एज एडवांटेज आपके और भी अदर फैक्टर्स जो है वो जुड़ती जाती है. एज द एग की क्वालिटी डिक्लाइन होती है, एग के काउंट डिक्लाइन होते हैं, तो अलॉन्ग विद पीसीओडी एंड हायर एज फैक्टर आपकी इनफर्टिलिटी के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं. मुझे लगता है मैंने हर सवाल ले लिया और आपने तमाम सवालों के जवाब दे दिए. और लास्ट में अगर तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? जी, दर्शक, ओके, द बेस्ट टाइम टू गेट प्रेगनेंसी, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, द राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, देर इज नो पर्टिकुलर राइट एज टू गेट प्रेग्नेंट. अकॉर्डिंगली हर एज से, हर डिकेड के बाद 20, 25, 30, 35, हर एज के अपने अपने एक सर्टेन सिनेरियोज रहते हैं जिसपे आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो. 20 पे आपका प्राइम टाइम रहता है, उसमें आपकी एग जो फर्टिलिटी है वो बहुत हाई रहती है. इवन विथ लो, आप अगर लेस टाइम का कोइटस होता है या जो भी वट एवर आप जैसे भी प्लान कर रहे हो, उसमें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने की क्षमता बहुत हाई रहती है.
बस एज द एज एडवांसेस आप 30 पे जाते हो, आपका परसेंटेज वैसे ही लो होते जाता है। अलॉन्ग विद दैट आपका मिसकैरेजेस एंड प्रॉब्लम्स विद डिलीवरी एज वेल एज द बर्थ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। सो ये एक नेवर एंडिंग चैनल है। तो आपको एक सर्टेन एज जो आप अपनी अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जरूर ध्यान रखें कि आप दोनों पार्टनर्स जो है यू वांट द प्रेगनेंसी टू हैपन, एंड आपको शिद्दत से उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। आफ्टर यू हैव ट्राइड, सी व्हेन इट्स अ यंगर एज वी गिव यू अ टाइम पीरियड ऑफ अबाउट अ ईयर टू गेट कंसीव। अगर 1 ईयर में अगर आप कंसीव नहीं करते हो, देन यू कैन गो फॉर्थ एंड चेक फॉर अ काउंसलर, और आप गायनेक से कंसल्ट कर सकते हो रिगार्डिंग वॉट एवर द हेल्थ इश्यूज यू आर हैविंग। दैट इज आप थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आपका वेट मैनेजमेंट, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, और भी कोई अबनॉर्मलिटीज, जैसे नाउ दैट वी आर कमिंग फॉर्थ विद, आपने जब ट्यूबल ब्लॉकेज कहा, तो ऑब्वियसली फीमेल एंड मेल फैक्टर्स दोनों रहते हैं। कभी कभी वास्ट डिफरेंसेस में ऑब्स्ट्रक्शंस रहता है, आपके मेल साइड में अगर हम बात करें तो, या मेल में रिकरेंट कंटिन्यूअस काफी टाइम तक इन्फेक्शंस रहते हैं, या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती। तो वो सारे टेस्टिंग करने के बाद, एंड ऑल्सो द फीमेल फैक्टर्स, ट्यूबल या एंडोमेट्रियल फैक्टर्स या ट्यूमर्स हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है। सो ये सारे जो रीजंस है, ये सारे फैक्टर्स जो है, इन सबको अच्छे से डिस्कस करके, क्लैरिफाई करके, एंड देन यू कैन गो फॉर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। Yeah, thank you so much, doctor, for this wonderful session. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you. Bye. बाय। तो आपने देखा कि क्या कुछ डॉक्टर रुचिका अग्रवाल ने कहा कि प्रेगनेंसी के लिए कोई राइट एज नहीं होती है। जब एक कपल पूरी तरह से प्रिपेयर होता है तो वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से फीमेल की एग की क्वालिटी डिक्लाइन होती है, उसी तरह से एक पुरुष के भी स्पर्म काउंट में जो डिटोरिएशन है वो देखने को मिलता है। इसलिए एक सही उम्र में प्रेगनेंसी की प्लानिंग करना आवश्यक होता है। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी। थैंक यू सो मच।